Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is numerical on composite plane figures, moment of inertia. In previous video lecture, we have learned about how to solve numerical of standard basic shapes, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे सॉर्ट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करने, कैलकुलेट करने हैं, वो सीखा था। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से देखिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से कंपोजिट प्लेन फिगर्स जो है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कंपोजिट सेक्शंस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करने हैं वो सिखाने वाला है। तो बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ पीओ और पीएसओ है जो अपना ये वीडियो लेक्चर मैप कर रहा है, आप इसे नोट करें। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई डायग्राम देखने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये टेबल थोड़ा हेल्प करेगा, जिसके अंदर पहला कॉलम है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है सेक्शन। सेक्शन यानी क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, ट्रायंगुलर सेक्शन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 यहाँ पर लिखते जाइएगा। उसको ड्रॉ करना है आपको, हम लोग न्यूमेरिकल में देखने वाले हैं किस प्रकार से। फिर वो जो सेक्शन है, पहला सेक्शन रेक्टेंगल है समझो, तो उसका एरिया क्या है, उसका आई एक्सिस का फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आई वाई वाई का फॉर्मूला लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल वाई है, ये किस प्रकार से निकालना है हम लोग वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। और उसके बाद आता है ये कैपिटल एक्स है, इसको एक्स बार बोलना है, और ये वाई बार है, एक्स बार वाई बार, इसके ऊपर ऐसा छोटा लाइन निकालना है जिससे एक्स बार वाई बार हो जाएगा। और ये एच एक्स एच वाई ये आएगा, एक्स बार में से एक्स माइनस कर दो तो आपको एच एक्स मिल जाएगा, वाई बार में से वाई माइनस कर दो तो आपको एच वाई मिल जाएगा। ओके। अभी ये एक्स बार और वाई बार जो है ना, ये हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग नहीं रहता, ये पूरे फिगर के लिए, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि अगर एक्स आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला सेक्शन जो है उसका एरिया, उसके बाद पहले सेक्शन का x1 प्लस दूसरा सेक्शन जो है उसका एरिया इंटू दूसरे सेक्शन का x1 x2 डिवाइडेड बाय एरिया 1 एरिया 2। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर a1 a2 हर एक जितने भी सेक्शन है, मानो 3 सेक्शन है तो और एक इसमें ऐड हो जाएगा a3 प्लस इंटू x3 और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर ऐड हो जाएगा a3। तो जितने सेक्शन से उठना वैसा ही y के लिए रहेगा। आप लोग ये फॉर्मूला नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, सो यू हैव टू नोट दिस टेबल। ठीक है। अभी ये टेबल में देखिए, अगर आई एक्स एक्स पूछा है तो आपको ये आई वाई वाई वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी एच वाई लिखा हुआ है वो निकालने की जरूरत नहीं है, या फिर वाई वाई ये निकालने की जरूरत नहीं, जो पूछा है वो चीज निकालना। अगर दोनों चीज पूछे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई तो आपको ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए अलग अलग जो कंपोजिट सेक्शंस है वो किस प्रकार से होते हैं। ये एक आई सेक्शन है, आप लोग उसको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये आई जैसा दिख रहा है, इसलिए आई सेक्शन बोला जाएगा। अभी इसके अंदर देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो पोर्शन कहलाता है फ्लेंज, और ये वर्टिकल जो सेक्शन है उसको वो कहलाता है वेब। तो प्रॉब्लम देते वक्त वो क्या बोलेगा कि फ्लेंज का विड्थ दिया रहेगा और फ्लेंज का थिकनेस दिया रहेगा। ठीक है। वैसे ही वेब का विड्थ दिया रहेगा और वेब का थिकनेस। ठीक है। और ये कर्वी शेप जो है ना वो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये डायग्राम जो मिला मुझे वो कर्वी वाला ही था, बट ये रहेगा नहीं। तो ये कंप्लीटली आप क्या देखेगा कि ये आई सेक्शन जो है वो 3 रेक्टेंगल से बना हुआ है। ठीक है ना, आई सेक्शन 3 रेक्टेंगल से बना है, तो 3 अलग अलग सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है ना। वैसे ये टी सेक्शन है, तो आप लोग देखो टी में ये ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन, ये जो है ऊपर का ये फ्लेंज कहलाता है, हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला वेब कहलाता है। ये थिकनेस हो गया वेब का, ये फ्लेंज का विड्थ हो गया। इस प्रकार से आपको ये पूरा डायमेंशन उसके ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक इसमें इन्वर्टेड टी भी होता है, उल्टा टी। तो उल्टा टी में क्या रहेगा, ये जो फ्लेंज है ये नीचे साइड में आ जाएगा, ऊपर साइड में फ्लेंज नहीं रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड टी सेक्शन। उसके बाद ये एंगल सेक्शन है या एल सेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, एंगल सेक्शन या एल सेक्शन इसको बोला जाएगा। तो इसमें विड्थ है, हाइट है और ये थिकनेस है, इसमें भी ये वेब कहलाएगा, ये लेग कहलाता है, लेग एंगल सेक्शन। उसके बाद ये सी सेक्शन है, चैनल सेक्शन।
चैनल सेक्शन में आप लोग देखो सी जैसा बना हुआ है, तो ये अभी आपको दिख रहा है, ये ऐसा वर्टिकल है, ये कभी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है या उल्टा रखा हुआ है, तो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम में किस प्रकार से वो दिया हुआ है। और ये लिप जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये लिप पोर्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग न्यूमेरिकल के अंदर ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ के आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अलग अलग सेक्शंस है, तो ये सेक्शंस को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सी जी और पैरेलल टू एक्स एक्स। अभी एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी, तो सी जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर ये एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर एक होल है 150 mm का, तो इसका सेंटर जो है ये 300, इसका जो हाइट है उसके बीचों बीच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक होल आ गया, होल आ गया यानी ये इसका सेंटर थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। नीचे क्यों गया? क्योंकि ऊपर साइड से मटेरियल निकल गया है, यहाँ से होल है ना यहाँ पर, तो होल होने की वजह से इसका सेंटर थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस हो गया। यहाँ से इधर साइड में हल्का हो गया, वो थोड़ा सा हल्का होने की वजह से इसका सेंटर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो हमको नहीं पता अभी फ़िलहाल कहाँ पर इसका सेंटर आने वाला है, बट उसने बोला है कि एक कोई एक्सिस है जो इसके सेंटर से जाने वाली है, तो वो एक्स एक्स है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल और सेंटर से जाने वाली, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है जी। हम लोग उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये वर्टिकल एक्सिस अपन निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल एक्सिस हो जाती है वाई वाई एक्सिस। अभी आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो वर्टिकली इसका सेंटर जो है ना वो इधर उधर नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल जो है बराबर सेंटर में आ गया है। वैसा ही अगर ये सर्कल यहाँ पर सेंटर में आ जाता था तो इसका सेंटर अपनी जगह पर ही होता 300 के आधे में, है ना। तो ये नीचे क्यों चला गया? क्योंकि ये सर्कल जो है सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा एक साइड में उसने दे दिया, ऊपर से 100 mm इसका सेंटर है, ठीक है, सर्कल का। तो इस प्रकार से हमको एक ये डायग्राम दिया है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स हमको कैलकुलेट करना है, दिस इज़ द वैल्यू टू फाइंड। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल में वही चीज़ें आएंगी जो हमको ज़रूरत की है, जैसा कि बाकी का आपको कुछ दिख नहीं रहा है, जैसा यहाँ पर x था, x बार था, एच एक्स एक्स, ठीक है। तो आप लोग देखो ये प्रॉब्लम के अंदर मुझे आई एक्स एक्स निकालना था, तो मैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये रेक्टेंगल जो है उसका जो विड्थ है जिसको हम लोग बोलते हैं b वो है 200, और जो डेप्थ है जिसको हम लोग बोलते हैं d वो है 300, ठीक है। और वैसा ही ये सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल जो है वो ये होल बना हुआ है वो रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो देखो डायग्राम देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर दो सेक्शंस है, एक तो पहला सेक्शन है रेक्टेंगल, दूसरा सेक्शन है सर्कल। रेक्टेंगल के दो डायमेंशंस हमको पता है, एक डायमेंशन है b जिसको हम लोग बोल रहे हैं 200 mm, और दूसरा डायमेंशन है d जिसको हम लोग बोल रहे हैं 300 mm, ठीक है। ये रेक्टेंगल का सेंटर हो गया। अभी देखो टोटल बॉडी का सेंटर थोड़ा अलग रहेगा और ये रेक्टेंगल का सेंटर आप लोग बोल देंगे 300 के बीचों बीच रहेगा, ठीक है ना। वैसे ही ये वाई एक्सिस हो गया इसका, ये इसका रेक्टेंगल का, इसको मैं G1 नाम दे दूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, इस प्रकार से। और देखो ये रेक्टेंगल का जो यहाँ से नीचे से बेस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, सेंटर तक का डिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूँ y। अभी ये y क्या है हम लोग देखते हैं आगे। अभी एक आपको और एक चीज़ कंसिडर करनी है, ये जो पूरा फिगर है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है ये एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका और ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इसको कंसिडर कर लिया। अभी आप लोग ध्यान से देखो मैंने क्या कर दिया, रेक्टेंगल निकाल लिया। सबसे पहले सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक सर्कल दिख रहा है, दो ही सेक्शन दिख रहे हैं, ओके। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन को मैंने सेक्शन 1 नाम दे दिया और सर्कल को मैंने सेक्शन 2 नाम दे दिया। सेक्शन 1 रेक्टेंगल निकाल दिया, उसका दोनों डायमेंशंस दिखा दिए, सेंटर दिखा दिया और ये वाई दिखा दिया। वाई क्या है? तो ये जीरो से, ये जीरो लाइन है अपनी, जीरो लाइन से ये जो रेक्टेंगल है, सिर्फ रेक्टेंगल का सेंटर, जीरो लाइन से रेक्टेंगल का सेंटर कितना ऊपर आएगा, इसका टोटल जो डेप्थ था वो 300 था, तो इसका सेंटर कहाँ पे रहेगा? 300 के आधे में, तो ये आ जाएगा 150 mm पे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से मैंने रेक्टेंगल का यहाँ पर y लिख लिया। y यानी वर्टिकल हाइट, y यानी वर्टिकल हाइट है, वो कहाँ से? जीरो लाइन से। ये जीरो लाइन है, यहाँ से वर्टिकल कितना ऊपर है? वो 300 के आधे में, ठीक है ना। पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहे हम लोग, मैं सिर्फ रेक्टेंगल की बात कर रही है। आप लोग अभी के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर कोई सर्कल भी है,
सिर्फ हम लोग रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। उसके बाद एरिया निकालना है, तो एरिया देखो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी, तो बी है 200, डी है 300, तो 200 इंटू 300, ये आ गया अपना एरिया। 200 इंटू 300 अपना एरिया आ जाएगा 60,000। तो यहाँ पर मैंने एरिया लिख दिया, ये आ जाएगा अपना mm स्क्वायर के अंदर। वैसा ही आई एक्स एक्स का फॉर्मूला हमको पता है, वो है बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12। तो b कितना है अपना, b है 200, d कितना है 300 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, देखो b d का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, 450 इंटू 10⁶। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 450 इंटू 10⁶ mm⁴, ठीक है ना। इस प्रकार से आई एक्स एक्स मैंने कैलकुलेट कर दिया रेक्टेंगल का। उसके बाद y जो था ये सेक्शन 1 के लिए है, तो y1 बोलेंगे हम लोग, और मैंने अभी बताया तुमको y क्या है, तो ये जीरो लाइन से ये रेक्टेंगल के सेंटर कितना ऊपर है, तो जीरो लाइन से रेक्टेंगल का सेंटर कितना ऊपर है 150 mm, तो ये y की वैल्यू होगी 150 mm, ठीक है ना। यहाँ तक का आप लोग इसको सॉल्व कर लो। फिर आप लोग सेकंड सेक्शन पे आओ। सेकंड सेक्शन है अपना सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल का जो डायमीटर है वो हमको दिया हुआ है उसने 150 mm का, वो हम लोगों ने दिखा दिया। सर्कल का ये एक्स एक्सिस हो गया सर्कल का पर्सनल, अभी रेक्टेंगल को भूल जाओ, ये वाई एक्सिस हो गया इसका, और ये इसका सेंटर हो गया जिसको मैं G2 बोल देता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन 2। उसके बाद उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा π/4 d का स्क्वायर, तो d अपना है 150 उसका स्क्वायर, तो A2 आ गया अपना, A2 आ गया अपना π/4 इंटू 150 का स्क्वायर, इट इज़ 17671.45 mm स्क्वायर, ठीक है, mm स्क्वायर में। उसके बाद आप लोगों को इसका आई एक्स एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये जैसा पहले सेक्शन का आई एक्स एक्स 1 था, ये आई एक्स एक्स 2 हो गया, तो इसको सर्कल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई एक्स एक्स का क्या है, वो π/64 d⁴। तो ये π/64 d⁴, देखो यहाँ पर मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ, π/64 इंटू डी है अपना 150⁴, ये आ गया अपना 24.85 इंटू 10⁶ mm⁴ यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। उसके बाद इसका y2 निकालना है। अभी बड़े ध्यान से देखिए मैं y2 किस प्रकार से निकाल रहा हूँ। पहला इसका y क्या था, जीरो लाइन से रेक्टेंगल के सेंटर का, सिर्फ रेक्टेंगल के सेंटर का डिस्टेंस। वैसा ही यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो लाइन से सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, जीरो लाइन से उसका डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा अपना y2, है ना। अभी बताओ मुझे कितना है, टोटल जो हाइट है वो 300 है, और टोटल हाइट से इसका सेंटर ऊपर से 100 mm नीचे है, ठीक है, ऊपर से 100 mm नीचे है, तो इसका y2 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 200। फिर से एक बार देखिए, टोटल हाइट कितना था 300, और सर्कल का सेंटर ऊपर से 100 mm नीचे उसने दिया है डायग्राम के अंदर, तो इसका y2 आ गया अपना 200 mm, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया सेकंड सेक्शन का सेंटर जीरो लाइन से, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना y1 y2 निकाल गया। अभी हम लोग निकालेंगे y बार। अभी y बार के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या बोलता है वो, a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। पहला है a1 60,000 इंटू y1 है 150 प्लस, उसके बाद आ जाए a2 है 17671.45 इंटू y2 है 200 का ये ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। a1 है अपना 60,000 प्लस a2 है अपना 17671.45। इस प्रकार से मैं ये पूरी वैल्यूज कैलकुलेटर के अंदर डालता हूँ। a1 है अपना 60,000 इंटू 150 प्लस a2 अपना 17671.45 इंटू 200 डिवाइडेड बाय, नीचे फिर से दोनों एरिया का एडिशन 60,000 प्लस 17671.45, तो ये अपना आ गया y बार। तो ये y बार की वैल्यू है अपनी, इसको बोलते हैं हम लोग y बार 202.92, और ये होगा mm में, ये डिस्टेंस होता है। अभी ये y बार क्या आया है, देखो हमारा 202, ये पूरे
रेक्टेंगल और सर्कल दोनों को मिलाकर जो सेंटर है उसका डिस्टेंस, तो ये आ गया अपना 202। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये जो प्लस साइन है इसको प्लस ना रखते हुए आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेक्टेंगल में से जो है सर्कल जो है माइनस हुआ है, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल का वैल्यू है और ये सर्कल का, तो ये माइनस करना पड़ेगा अपने को। होल है ना यहाँ पर, वैसा ही वैसा नीचे एरिया में भी वैसा माइनस करना पड़ेगा। तो ये साइन जो है आप लोग थोड़ा सा कन्वेंशन यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ये जो ऊपर प्लस है वहाँ पे माइनस दिया। क्यों दिया? क्योंकि रेक्टेंगल में से सर्कल माइनस हुआ है। तो ये अपना आंसर आता है, ये आता है 129.12 mm, 129 mm। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये वैल्यू है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ये पूरे सेक्शन की, होल सेक्शन जो कंपोजिट सेक्शन है, रेक्टेंगल प्लस सर्कल ये दोनों मिलाकर जो सेक्शन बन रहा है उसका सेंटर यहाँ पर दिया है 100, ये वैल्यू है ये वाई बार की 129.12, ये आया अपना। ठीक है, ये वाई बार आ गया। फिर उसके बाद हम लोग H1 निकालते हैं। H1 क्या होता है? वाई बार माइनस वाई बार। तो वाई बार क्या है अपना? इट इज़ 129.12 माइनस 150। ठीक है, और H2 क्या है? 129.12 माइनस 200। तो ये अपना वाई बार का वैल्यू आ गया। वाई बार क्या हो जाएगा? H1 का वैल्यू आ गया 129.12 माइनस 150, यह आया अपना माइनस 20.88। ये भी फिर से mm में आएगा, ये भी डिस्टेंस है। फिर नीचे 129.12 माइनस 200 अगेन माइनस 70.88। तो इस प्रकार से हमने H1 H2 का वैल्यू निकाल दिया है। अभी आप लोगों को देखो क्या करना है आगे। इस प्रकार से आप लोगों ने पूरा टेबल फिल कर दिया है, टेबल की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, दोनों सेक्शन के लिए आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। अभी आगे आपको क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था अबाउट एक्स एक्स, पूरे डायग्राम का जो एक्स एक्स एक्सिस है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो क्या होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको क्या करना पड़ेगा? IXX1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर फिर से माइनस साइन आ जाएगा, IXX2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सबसे पहले IXX1 अपना जो है वो है 450 इंटू 10⁶ प्लस एरिया क्या है? इट इज़ 60,000 इंटू H क्या है अपना? H है माइनस 20, इसको ब्रैकेट में रखिए आप लोग, माइनस 20.88 उसका होल का स्क्वायर। अभी ये पूरा अपना एक टर्म हो गया पहले सेक्शन का, माइनस दूसरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 24.85 इंटू 10⁶ प्लस एरिया क्या है? 17671.45 इंटू H कितना है? 70.88। फिर से मैं पूरा ब्रैकेट में लेता हूँ, 70.88 का होल का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पूरा कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा। कैलकुलेटर में डालने के बाद आपको फाइनल वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसको पुट करता हूँ कैलकुलेटर में वैल्यू को। इट इज़ 45 इंटू 10⁶ प्लस 60,000 इंटू ब्रैकेट माइनस 20.88 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन ब्रैकेट 24.85 10⁶ प्लस 17671.45 इंटू ब्रैकेट अगेन माइनस 70.88 ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आंसर। तो ये अपना आंसर आया, IXX का अपना आंसर आया 362.52 इंटू 10⁶। ये आएगा 10 mm⁴ में। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? ये वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देखिए, आप लोग पूरे वैल्यूज़ आप लोग कैलकुलेट करिए, देन ये आंसर आपको चेक करना है सही है कि गलत है। इसमें और एक चीज़ देखिए, अगर आपको पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस निकालिए, तो बेस यानी क्या हो जाता है? ये नीचे वाला साइड। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो फिर से आपको लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? IXX1 प्लस A1 इंटू H1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल में से सर्कल माइनस हुआ है, IXX2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। अभी ये वैल्यूज़ आप लोग फिर से पुट करेंगे, जिसमें IXX1 अपना था 450 इंटू 10⁶
प्लस एरिया अपना था 60,000 इंटू एच, देखिए क्या आता है, एच का वैल्यू बताता हूँ मैं आपको, माइनस सेकंड सेक्शन का देखिए IX62 अपना है 24.85 10⁶, प्लस एरिया है इसका 17671.45 इंटू इसका एच क्या आता है। अभी देखो बेस के लिए जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेस से वो पर्टिकुलर सेक्शन का सेंटर का डिस्टेंस, अभी बेस से रेक्टेंगल के सेंटर का डिस्टेंस कितना था, ये था 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 150, एच की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 150, ठीक है ना। वैसे ही सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस कितना था बेस से, वो था y2 200, तो यहाँ पे सेंटर का डिस्टेंस आएगा 200 का स्क्वायर, ठीक है ना। किस प्रकार से आया देखो, h बताता हूँ मैं क्या है, h है कि जो भी एक्सिस के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां से सेंटर तक का डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का सेंटर का डिस्टेंस बेस से कितना है, वो है 150, और सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस बेस से कितना है, वो है 200, ठीक है ना। अभी यहाँ पर h जो हम लोगों ने लिया था वो लिया था y बार माइनस y1। अभी देखो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था x के लिए, तो ये x एक्सिस जो है ये पूरे रेक्टेंगल और सर्कल मिलाकर सेंटर जो है वो है। अभी यहाँ पर देखो रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पे था, रेक्टेंगल ये x एक्सिस है 129.12 पे है ना, यहाँ से इतना। अभी रेक्टेंगल का सेंटर कितना था, रेक्टेंगल का सेंटर था अपना यहाँ पर जो कि 150 पे था, करेक्ट, ये 150 पे था। तो हम लोगों ने क्या किया 129.12 माइनस 150 किया, ठीक है ना। तो हम लोगों को मिला ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, 150 में से 129 आप लोगों ने माइनस किया हुआ है, तो आपको मिला ये डिस्टेंस जो कि आया था अपना 20.88, ठीक है। देखो h क्या है, h है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो लाइन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां से सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस, करेक्ट, समझ में आया। इसलिए हम लोगों ने ये h1 और h2 निकालते हैं, पर बेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया तो आप लोगों को बेस से उसके सेंटर का तक का डिस्टेंस कितना है 150 mm का, तो मैंने डायरेक्ट 150 ले लिया। बेस से सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस कितना है 200 mm, तो डायरेक्ट यहाँ पर 200 आ गया, करेक्ट। तो देखो ये आंसर आ रहा है आपका 1.06 इंटू 10⁹, तो आई बेस क्या हो जाएगा अपना 1.068 इंटू 10⁹, अगेन mm⁴ इज द यूनिट, तो ये अपना आई बेस का वैल्यू हो गया। अगर ये पूछा जाता है तो क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा है, बट हम लोगों ने ये एक्सेस में सीखा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है बेस के लिए अगर बोला है तो डायरेक्ट ये y की वैल्यू आपको ले लेनी है h की जगह पर, ठीक है। सी दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ आई सेक्शन, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट x और y। अभी यहाँ पर हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में देखा था IX और बेस, और यहाँ पर अभी y भी हम लोग देख लेंगे, यानी इस प्रकार से आप लोग सभी जो प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो यहाँ पर अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक आई सेक्शन है, आप लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, उसने प्रॉब्लम के अंदर जो है एक तो फिगर दे देगा, नहीं तो फिर इस प्रकार से बोलेगा कि वेब जो है, देखो फ्लेंज जो है वो 10/2 का दिया हुआ है, वेब जो है 15/2 का दिया हुआ है, और बॉटम जो फ्लेंज जो है वो 20/2 का। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाता है, टॉप फ्लेंज जो है वो 10/2 का, वेब जो है वो 15/2 का, और बॉटम जो है 20/2 का। तो मैंने ये इसका डायग्राम बना लिया है ऑलरेडी, और हम लोगों को IX और IY निकालने हैं यहाँ पर। तो IX और IY यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आई सेक्शन उसने बोला था प्रॉब्लम के अंदर, तो इस प्रकार से उसका डायग्राम बन जाता है। यहाँ पर देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी है सबसे नीचे में, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस या जीरो लाइन, और ये वर्टिकल निकाल दिया है एक्स एक्सिस या जीरो लाइन, ठीक है ना। फिर उसके आगे आप लोगों को जो है ना ये टेबल हम लोगों ने देखा था, वो टेबल आप लोग को बनाना है। अभी ये टेबल देखो मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ें आ गई है, और ये पूरी चीज़ें आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोग का IX और IY दोनों चीज़ें आ गया है। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा डाटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि अपने वीडियो जो है वो थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए बन जाए, तो आप लोग इसको पॉज करके देखिए हर एक चीज़ को आराम से। तो देखो ये जो अपना फिगर दिया हुआ है इसमें आप लोगों को दिख रहा है 3 रेक्टेंगल्स, पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया 3 सेक्शन है। तो यहाँ पर 3 सेक्शंस हम लोगों को दिख रहे हैं, तो 3 सेक्शंस मैंने यहाँ पर बना लिए। आप लोग ये वीडियो पॉज करके ये डायग्राम्स आप लोग अपने पास बना लीजिए, तो अपना आगे का जो टेबल है वो हम लोग डायरेक्टली बना लेंगे। ये डायग्राम हम लोग बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है।
तो ये 3 सेक्शंस मैंने बना लिए। पहला सेक्शन अपना है 10/2 का, तो ये 10 आ गया उसका बी और ये 2 आ गया उसका डी। वैसा ही दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन जैसे के वैसे बनाए हैं, डायमेंशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी तीनों सेक्शन के लिए आप लोगों को एरिया कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा बी है इसका 10, डी है 2, इसका एरिया 15/2 और इसका एरिया 20/2। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 20 mm², 30 mm²। सॉरी, ये जो वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में दी हुई है, आपको ध्यान में रखना है आपको सेंटीमीटर में। तो ये आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आपको ये इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग जो भी वैल्यू यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट में उसको रहने दें। तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आ गया अपना एरिया। वैसे ही आई एक्सिस देखो BD³/12। तो आपको हर एक सेक्शन का इसमें वैल्यू डालना पड़ेगा। इसका बी है 10 और डी है इसका 2³/12। सेकंड सेक्शन के लिए है यहाँ पर बी है इसका 15, डी है इसका बी है इसका 2 और डी है 15/3/12। तीसरे सेक्शन के लिए बी है 20 और डी है 2/3/12। तो इस प्रकार से मैं ये वैल्यूज़ आपको सभी को कैलकुलेट करनी है। ये वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, तो आप लोग डायरेक्ट वो कैलकुलेट करके ये तीनों वैल्यूज़ आप लोग चेक कर लीजिए। पहले का आया है 6.67 cm⁴, सेकंड IXX2 आया है 562.5 cm⁴, और तीसरे का आया है 13.33 cm⁴। वैसे ही आप लोगों का IY कैलकुलेट कर रहा है तीनों सेक्शन के लिए। इसके लिए देखो ध्यान से देखिए, इसका D का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 10/³ हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 × 2/³ और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 20/³ तो फिर से मैं इसका वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके उसको चेक करिए। पहले सेक्शन का IY1 आया अपना 166.67 cm⁴, दूसरे सेक्शन का आया IY2 10 cm⁴, तीसरे सेक्शन का IY3 आया हुआ है 1333.33 cm⁴। इस प्रकार से मैंने IXX IY कैलकुलेट कर लिए। अभी सबको देखना है ध्यान से X किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो X जो है वो होता है, मेन डायग्राम से देखेंगे हम लोग। X देखो क्या है, ये जीरो लाइन हो जाती है X के लिए, ठीक है। ये लाइन YY है, Y लाइन है, बट ये जीरो के लिए X हो जाएंगी। जैसा ये पहला सेक्शन है तो पहले सेक्शन का सेंटर कहाँ पर रहेगा, टोटल उसका ये 2 का डेप्थ है तो ये 2 के सेंटर में, और 10 का इसका विड्थ है तो ये 10 के सेंटर में। इस प्रकार से यहाँ पर इसका सेंटर रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे G1। अभी ये सेंटर जो है ये Y से यानी जीरो लाइन से कितना दूर है देखो, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इसका जो सेंटर रहेगा वहाँ पर रहेगा। तो इसका सेंटर कहाँ पर है 20 पे, तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है यहाँ पर ये G3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सेकंड सेक्शन, ठीक है ना, ये G2 हो जाएगा। तो ये देखो तीनों सेक्शंस एक के ऊपर एक ही है, तो इसका मतलब है पहले सेक्शन का सेंटर यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से वो डिस्टेंस आ जाएगा अपना जितना ये रहेगा। तो ये कितना है यहाँ पर दिया हुआ है, ये है 10, 20 का आधा रहेगा ना ये। तो पहले सेक्शन का ये x आ जाएगा 10, दूसरे सेक्शन का x देखो कहाँ पर है, ये भी 10 है, इसको अपन x1 बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे, और ये जाएगा x3। तीनों का सेम ही आएगा। तो ये तीनों का सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट यानी क्या है कि आप लोग इसको अगर ये वर्टिकल लाइन से यहाँ से काट देंगे तो दोनों हिस्से एक जैसे दिखते हैं, दैट इज सिमेट्री। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में वो x का वैल्यूज़ जो है वो तीनों सेक्शन के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले सेक्शन के लिए है 10 सेंटीमीटर, दूसरे के लिए भी 10 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए भी 10 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ वी विल कैलकुलेट y फॉर ईच सेक्शन। तो पहले सेक्शन का y देखो, y यानी क्या रहेगा, y के लिए जीरो लाइन ये है, x के लिए जीरो लाइन क्या था, ये वाला था, y के लिए क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो यहाँ से पहले सेक्शन का सेंटर कितना ऊपर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से इतना हाइट है 2 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से इधर है 15 सेंटीमीटर का, और उसके ऊपर ये कितना रहेगा 2 के आधा यानी 1 सेंटीमीटर। तो 2 + 15 + 1 यानी कितना हो गया 16 और 2 18 सेंटीमीटर का। तो पहले सेक्शन का y1 आ जाएगा अपना 18 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। पहले नीचे वाला 2 प्लस उसके ऊपर 15 प्लस उसके ऊपर जो उसका डेप्थ था उसका आधा, डेप्थ था 2 तो उसका आधा कर दो तो आपको ये 18 सेंटीमीटर मिल जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड सेक्शन के लिए देखेंगे। सेकंड सेक्शन का सेंटर कितना ऊपर है, यहाँ से ये टोटल इसका हाइट था 18, इसको मैं बोलूँगा y1 18 सेंटीमीटर का।
सेकंड सेक्शन का ये यहाँ से इतना डिस्टेंस है, ये कितना रहेगा देखो, तो ये 15 के आधा है यानी 7.5, ये यहाँ से इतना 7.5 और ये 2, तो यानी ये आ जाएगा अपना y2 9.5 सेंटीमीटर का। फिर से एक बार देखो, ये सेक्शन 2 है ना अपना इतना, तो ये पोर्शन का आधा कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो गया और ये नीचे का 2, तो 7.5 और 9.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड सेक्शन का सेंटर जो है वो 9.5 सेंटीमीटर ऊपर है। वैसा ही थर्ड सेक्शन के लिए देखेंगे अभी, तो थर्ड सेक्शन का तो डायरेक्ट इतना ही आ जाएगा, तो 2 का आधा यानी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। थर्ड सेक्शन का सेंटर जो है y3 1 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे एक्स बार और वाई बार। तो यहाँ पर देखो एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन के लिए यहाँ पर आ जाएगा a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 प्लस a3 इंटू y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, तीनों सेक्शन का एडिशन। पिछले प्रॉब्लम में सब्सट्रैक्शन हो रहा था क्योंकि वहाँ पर होल था रेक्टेंगल के ऊपर सर्कुलर, यहाँ पर वो ऐड हो रहे हैं तीनों सेक्शंस। वैसे ही एक्स के लिए, एक्स बार के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a1 प्लस a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। अभी मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ x बार। तो ध्यान से देखिए, मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर, a1 y1 a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो अपना y बार जो है कैलकुलेट करके आ गया 7.61 सेंटीमीटर। और वैसे ही x बार जो है a1 x1 प्लस a2 x2 a1 x1 a2 x2 a3 x3 a1 प्लस a2 प्लस a3, ये आ गया अपना 10। तो जो भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो x1 x2 x3 का वैल्यू होता है वहीं अपना x बार भी आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये x बार और y बार अपने को कैलकुलेट करना है। ये तीनों सेक्शन के मिलाकर सेम ही वैल्यू आती है। उसके बाद आप लोगों को x बार कैलकुलेट करना है, hx1 कैलकुलेट करना है, तो x बार माइनस x1 हो जाएगा। तो x बार था अपना 10 माइनस x1 भी 10 है तो ये 0 आ जाएगा। तो वैसे ही hx2 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, ये भी 0 आ जाएगा। वैसे ही hx3 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, ये भी 0 आ गया, ठीक है ना। वैसा ही आपको y बार कैलकुलेट करना है तो y बार का वैल्यू अलग आएगा थोड़ा सा। hy1 y बार है अपना 7.61 माइनस y1 कितना था अपना 18, तो माइनस 18 यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही hy2 क्या आ जाएगा, y बार है अपना 7.61 माइनस इसका वैल्यू है अपना 9.5, तो ये 9.5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ही h3 कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, 7.61 माइनस ये आएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपने ये तीनों वैल्यूज़ आ गई है। तो कैलकुलेट करते हो 7.61 माइनस 18, ये पहला आया अपना माइनस 10.39, ये आएगा सेंटीमीटर में। ओके, हम लोग सेंटीमीटर में ही काम कर रहे हैं, हम लोगों ने किसी प्रकार का यूनिट कन्वर्शन नहीं किया है। दूसरा है 7.61 माइनस 9.5, अगेन ये आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस 1.89 सेंटीमीटर। और लास्ट वाला 7.61 माइनस 1, तो यह 6.61 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने को पूरा टेबल फिल कर दिया है। आप लोगों को अगर इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप लोग फिर से ये रिवाइज करके देखिए और फिर आगे जाइए, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया हम लोगों ने। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखो क्या है, IXX का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू IXX1 प्लस A1 y1 का स्क्वायर। अभी देखो XX के फॉर्मूले पे y1 आता है, HY आता है, XX के फॉर्मूले में HY आता है और YY के फॉर्मूले में HX आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, IXX1 प्लस A1 HY1 का स्क्वायर प्लस IXX2 प्लस A2 HY2 का स्क्वायर प्लस IXX3 A3 HY3 का स्क्वायर। अभी ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ, आप लोग भी पुट करिए और आंसर यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी हुई है और आंसर आप लोग चेक करिए मेरे साथ। तो ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पर, और सारी वैल्यू पुट करके आप लोग देखो कैलकुलेटर में भी आपको इसी प्रकार से ब्रैकेट 6.67 प्लस 20 इंटू ब्रैकेट माइनस 10.39 ब्रैकेट का स्क्वायर क्लोज प्लस इस प्रकार की सारी वैल्यू डाले। अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ भी ब्रैकेट या फिर कोई साइन कम ज़्यादा कर दिया तो ये आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर आना चाहिए 4596.35 4596.359 सेंटीमीटर टू दी पावर 4। सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि आप लोगों ने सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में पुट करी है। ये है अपना IXX। इसी प्रकार से अपने को IYY कैलकुलेट करना है, तो IYY के लिए फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या रहेगा, IYY1 प्लस A1 HX1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस IYY2 प्लस A2 HX2 का स्क्वायर प्लस IYY3 A3 HX3 का स्क्वायर।
ओके ना। इस प्रकार से ये आपको सभी वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। मैं पुट करता हूँ, आप भी पुट करिए और कैलकुलेट करिए। देखो इसका आंसर आता है 1510 सेंटीमीटर पावर 4। अभी देखो यहाँ पर एच एक्स जो था अपना वो 0 0 0 था सबका, तो ये वैल्यू पूरी 0 आ जाती है। और यहाँ पर जो है सिर्फ आप लोग डायरेक्ट आई वाई वाई का एडिशन कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है। ये आप आंसर चेक करिए। ये आंसर जो है वो 6 मार्क के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। और सिंपली जो है वो सिर्फ आई एक्स एक्स या आई वाई वाई पूछा जाता है, दोनों एक साथ नहीं पूछा जा सकता है। इसी आई सेक्शन के लिए अगर आपको आई बेस निकालने के लिए बोला है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेस के लिए आपको डायरेक्टली ये जो एच का वैल्यू है उसमें आप लोगों को y1 y2 y3 ले लेना पड़ेगा तो बेस निकल आएगा। इसके पहले के प्रॉब्लम में हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। इसी प्रकार से आपको टी सेक्शन के, सी सेक्शन के या दूसरा कोई भी सेक्शन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप लोग उसको सेक्शंस में डिवाइड करिए कितने सेक्शंस हैं, फिर आप लोगों को जो भी पूछा गया है आई एक्स एक्स या आई वाई वाई उसके हिसाब से आप लोग ये टेबल में वैल्यूज पुट करिए और वैल्यूज पुट करने के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करिए और आंसर कैलकुलेट करिए। अभी आप लोग ये प्रॉब्लम थोड़ा अगर एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो x और y निकालना, ये सारी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग थोड़ा सा वीडियो को फिर से एक बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और x बार y बार जो है वो आप लोगों को सिंपल एक फॉर्मूले से निकल आता है, तो ये तीनों सेक्शन के लिए कॉमन होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई एक्स एक्स के अंदर ये एच वाई हम लोग यूज़ करते हैं और आई वाई वाई के अंदर एच एक्स यूज़ करते हैं। ओके, These are the numericals which was asked in MSBT एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर वो न्यूमेरिकल्स आपको जो दिए हैं आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके देखिए और आंसर आने तक काम करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है, बहुत बार पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनके आंसर्स भी दिए हुए, आप लोग इसको सॉल्व करो। This is a unit outcome achieved with this video lecture, that is calculate moment of inertia of a given standard shape and calculate moment of inertia of a given simple composite shape. Okay, and in today's video lecture we have learned how to solve numerical on composite plane figures, and these are the various PO and PSOs which we have mapped through this video lecture. Okay, thank you. The next lecture is on shear force and bending moment.